नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने अभी की लेटेस्ट बड़ी अपडेट दे दी है। आने वाले जो परीक्षाएं हैं अक्टूबर नवंबर में, उसको लेकर यूके ट्रिपल एससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें देखेंगे कि जो डिटेल्स दी गई हैं, यानी कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं परीक्षाओं को लेकर, वो क्या है। इसके अलावा जो परीक्षाएं होनी है अक्टूबर नवंबर में, वो कौन सी है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, यानी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये देखेंगे। जैसे कि ई पास, मेडिकल या फिर स्मार्ट सिटी पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ये सब क्या है ये आपको बताऊंगा यहाँ पर। और जो स्मार्ट सिटी पोर्टल रजिस्ट्रेशन है ये कैसे करना है ये भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और ये काफ़ी बड़ी अपडेट आई है, तो आई होप आपने अभी अपनी तैयारी जारी कर दी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो अपडेट है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो परीक्षाएं हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर देख लीजिए सही से, ताकि जो एग्ज़ाम है उस टाइम आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये कल यहाँ पर ये जारी किया गया था, जो संवाद 48 है यहाँ पर, वो जारी किया गया था। और इसमें कोविड-19 संक्रमण के दौरान परीक्षाओं का आयोजन के संबंध में यहाँ पर क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसकी बात की गई है। तो ये देखना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आयोग की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित रखा गया था। राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत अब कोविड-19 संक्रमण के दौरान आयोग लिखित परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित कर रहा है। नंबर 2, यहाँ पर जो अगला पैरा दिया है वो उसमें ये कहा गया है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शासन आदेश संख्या 575 दिनांक 1 सितंबर 2020 के द्वारा अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आगामी लिखित परीक्षाओं के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आयोग वेबसाइट यूके ट्रिपल एस सी यानी कि ssc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए कि जो परीक्षाएं हैं वो कौन सी है। अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य किन परीक्षाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है वो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1, पद कोड 133 से 134 कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक, जो कि टंकण और आशुलिपिक परीक्षा है, वो यहाँ पर ली जाएगी आपकी अक्टूबर शुरुआत से या पहले, और नवंबर लास्ट तक यहाँ पर ली जाएगी परीक्षा। नंबर 2, 135 कोड सहायक लेखाकार लिखित परीक्षा ली जाएगी इसके लिए। नंबर 3, पद कोड 52 कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी, ये पुनर्परीक्षा ली जाएगी, जिसकी भी यहाँ पर ये पुनर्परीक्षा की बात की गई है। और यहाँ पर नंबर 4, 86 84 पद कोड आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही, तो इसके भी जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। नंबर 5 और 6 132 और पशुधन प्रसार अधिकारी के जो पोस्ट थे 646 343 पद कोड 23, ये जो पोस्ट थे उसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। और इसके लिए अभी हमने क्लासेस शुरू कर दिए हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट और अवेलेबल हैं, और कुछ दिनों में हम इसके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आने वाले हैं। तो ये पशुधन प्रसार अधिकारी का हो गया। और नंबर 7 यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सिविल की लिखित परीक्षा भी यहाँ पर होनी है। तो कुल 7 परीक्षाएं यहाँ पर होनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और बातें क्या कही गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो 7 परीक्षाएं हैं इसको लेकर आयोग द्वारा कहा गया है कि अभी आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित तिथियाँ कुछ समय बाद ही दी जानी संभव है, यानी कि ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ये जानकारी आपको दी जाएगी। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका कौन सी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी, तो उसका जानकारी के बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है वो क्या दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया उपयुक्त विषयक प्रकरण पर आयोग द्वारा संक्रमण काल में लिखित परीक्षाओं हेतु इस बीमारी से बचाव के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया है, तथा ये निर्णय लिया गया है कि निकट भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। नंबर 1, पहला पॉइंट है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा शासन आदेश संख्या 575 दिनांक 1 सितंबर
2020 के द्वारा अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की स्वीकृति दी गई है और इसके साथ ही इन दिशा निर्देशों के प्रस्तर 10 में निम्न व्यवस्था दी गई है। तो जो गाइडलाइंस जारी की गई थी अनलॉक 4 की, उसमें जो प्रस्तर 10 है उसको लेकर यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रस्तर 10(1) है उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य के बाहर से तथा राज्य में विभिन्न जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र के अतिरिक्त किसी परमिट, यात्रा अनुज्ञा, ई पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप परमिट, यात्रा अनुज्ञा या फिर ई पास के लिए अप्लाई ना करें, नंबर 1। इसके साथ ही परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों का RT-PCR या कोई अन्य टेस्ट या क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए, आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट, RT-PCR टेस्ट या अन्य टेस्ट या क्वारंटाइन भी आपको नहीं किया जाएगा। तो ये नंबर 2 पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए या देख लीजिए कि आपको ना ई पास चाहिए, ना परमिट चाहिए, ना आपका कोई टेस्ट चाहिए यहाँ पर मेडिकल या फिर RT-PCR, या फिर आपको क्वारंटाइन भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से कहा गया, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और अगर आप इस पॉइंट को छोड़ देते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको आगे चल के दिक्कत आए जब आपका चेक किया जाएगा डिटेल्स। तो आपको इसमें क्या करना है, ये URL दिया गया है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है तो ये दिया गया है smartcity.dehradun.uk.gov.in। मैं अभी आपको इसको बताऊँगा कि कैसे इसको फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन आपको एग्ज़ाम के पहले करना होगा, तो लेकिन आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये कहा है कि अतः अभ्यर्थी अपने घर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर चलें तथा उपरोक्त पोर्टल पर यात्रा पंजीकरण करा लें, जो कि अभी मैंने बताया स्मार्ट सिटी पोर्टल देहरादून.uk.gov.in पर। और इन अभिलेखों की जाँच राज्य की सीमा तथा अंतर जनपदीय सीमा पर भी होगा। तो ये नोट कीजिए, अगर आप आउटसाइड है स्टेट के और बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ तो चेक किया ही जाएगा, लेकिन अगर आप अंतर जनपदीय सीमा पर भी हैं, यानी कि आप मान लीजिए देहरादून से आप चमोली जाते हैं, चंपावत जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी ये जांच की जाएगी। तो ये है अगला पॉइंट। नंबर 2, यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी यात्रा के लिए वाहन, सार्वजनिक निजी परिवहन की जानकारी व्यवस्था भी समय से कर लें तथा परीक्षा केंद्र वाले शहर में रुकने की आवश्यकता की दिशा में पहले से ही जानकारी व योजना कर लें। यानी कि ये जो आप किस चीज़ से ट्रैवल करने वाले हैं, वहाँ कैसे रुकेंगे और कब आप जाएंगे वो तो एग्ज़ाम डेट पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो वाहन है वो आपको यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा पहले से ही, 1 हफ्ते पहले, जो भी टाइम दिया जाएगा आपको उसमें। नंबर 3 यहाँ पर आयोग द्वारा प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र पर भीड़ एकत्र से होने से बचने के लिए समय अवधि अंकित की जा सकती है। अतः पूरा प्रयास किया जाए कि जो टाइम स्लॉट में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना है उसी समय पर प्रवेश लें, यानी कि आप 2 घंटे पहले ना पहुँचें या 1 घंटा पहले ना पहुँचें और उस समय से 5-10 मिनट पहले पहुँचें, ताकि जो भीड़ है पहले से इकट्ठा ना हो पाए। तो ये बात कही गई है। और जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जल्दी पहुंच जाते हैं वे परीक्षा केंद्र के बाहर अन्य स्थान, पार्क आदि में टाइम स्लॉट की प्रतीक्षा कर लें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसी बड़ी जगह पर आपको जो अपना समय दिया गया है उस टाइम स्लॉट के वेट करना चाहिए। और जो अभ्यर्थी अपने निर्धारित समय अवधि में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा। तो ये तो खैर। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पॉइंट, अभ्यर्थी अपने साथ अनिवार्य रूप से जो चीज़ लाएंगे उसमें है अनिवार्य रूप से मास्क नंबर 1 यहाँ पर अनिवार्य रूप से ले जाना है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि मास्क तो खैर अब सब पहनते ही हैं एक रेगुलर बेसिस पे। नंबर 4 में अगला पॉइंट दिया गया, इसके अतिरिक्त यदि वे व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से उचित समझते हैं तो हाथों में ग्लव पहन सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम पर आप, हालांकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप ग्लव्स पहनकर जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ पारदर्शी बोतल में पानी या पारदर्शी बोतल में सैनिटाइज़र भी ला सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको मालूम है पहले से एग्ज़ाम्स में जो और स्टेट्स में भी लिए गए हैं उसमें भी यही दिशा निर्देश दिए गए थे। नंबर 5, शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको मालूम है अच्छे तरीके से। 6 फीट की जो दूरी है उसको आपको फॉलो करना है। नंबर 6, प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, यानी कि जो टेम्परेचर चेकिंग की जाती है
वो जनरली की जाएगी आपकी। तो ये भी है नंबर 6 पॉइंट। नंबर 7, प्रवेश द्वार पर प्रवेश पत्र की जांच के साथ साथ पर्याप्त दूरी से हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। यानी कि आप अगर कुछ अनुपयुक्त साधन के साथ पाए जाते हैं तो इसकी चेकिंग की जाएगी। मोबाइल फ़ोन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेगा, अतः अभ्यर्थी इन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर रखने और छोड़ने की व्यवस्था करें। तो ये नोट कर लीजिए, अगर मोबाइल फ़ोन से आप ले ही जाएंगे क्योंकि दूसरे राज्य या ज़िले में जाएंगे, तो यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन अपनी कहाँ रखना है इसकी व्यवस्था खुद कर ले, ये बात कहिए। नंबर 8, हैंड सैनिटाइज़र की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर आयोग की ओर से की जाएगी और अभ्यर्थी खुद भी यहाँ पर ले जा सकते हैं। नंबर 9, सुरक्षा जांच से संबंधित सभी कार्मिकों को आयोग की वेब पर पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि सही भी है। और इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मास्क भी, ग्लव्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 10 पॉइंट, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले व परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। और जो भी हैं ये चीज़ें देख लीजिए आप। इसके बाद नंबर 11, परीक्षा कक्ष में परीक्षक द्वारा भी संपूर्ण अवधि पर मास्क व दस्तानों का उपयोग किया जाएगा। नंबर 12, ये देखिए इस बार आपका चूँकि ऑनलाइन है तो बायोमेट्रिक यहाँ पर लिया जाएगा और परीक्षा सूचिता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति एक आवश्यक गतिविधि है, अतः पीपी किट में आयोग प्रतिनिधि आपका बायोमेट्रिक लेंगे और उसके बाद हाथों को सैनिटाइज भी करेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बायोमेट्रिक ली जाएगा। नंबर 13, परीक्षा परिसर में गुटखा, च्युइंगम, अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री व धूम्रपान करना प्रतिबंधित होगा। और नंबर 14, परीक्षा समाप्ति पर जो केंद्र अधीक्षक है यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों को कक्षवार छोड़ा जाए, जिससे बाहर निकलते समय सारी दूरी के नियमों का पालन हो सके। तो जैसा कि आपको मालूम है एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सब जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहते हैं और तो काफ़ी भीड़ हो जाता है उस समय। तो ये है बात कही गई। नंबर 15, यदि परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावक या माता पिता आएँ तो वे परीक्षा केंद्र के गेट पर उसके निकट भीड़ एकत्र ना हो इसकी व्यवस्था करें और अलग स्थानों पर रहें। नंबर 16, कोविड-19 कारण आयोग द्वारा पहले से उन परीक्षाओं को लिया जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है। धीरे धीरे परीक्षाओं केंद्रों तथा अभ्यर्थियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता उपरांत अधिक संख्या वाली लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यानी कि अक्टूबर-नवंबर के बीच यहाँ पर कुछ 6-7 परीक्षाएं होने वाली हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसको लिया जाएगा। जैसे कि LT वगैरह की जो परीक्षाएं हैं उसकी बात की गई थी, तो उसको यहाँ पर उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है सबसे पहले तो, और उसके बाद उसकी परीक्षाएँ ली जा सकती हैं। तो ये है कुल कुछ दिशा निर्देश जो कि आपने पढ़ लिए होंगे या फिर नहीं पढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लेना है, जो कि आपको मालूम है, डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और उसको अपने साथ रखना है। नंबर 2, इस बार आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका अनिवार्य शर्त दी गई है इसमें। तो ये है नंबर 2। नंबर 3, आपको ना ई-पास चाहिए, ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई ऐसा प्रमाण चाहिए जिससे आप कोविड-19 नेगेटिव साबित होते हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं चाहिए, ना ही आपको क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई ई-पास की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पोर्टल है ई पोर्टल, उस पर आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो वेबसाइट है ये है smartcity.dehradun.uk.gov.in की जो पोर्टल है वो है यहाँ पर ये, और इसी पर आपको आना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रवासी और अन्य पंजीकरण डाउनलोड करें, और तीसरा साक्षरता अभियान पढ़ो दून। ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको ये चूज़ करना है, प्रवासी और अन्य पंजीकरण। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया हमारा स्मार्ट सिटी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पेज है वो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, एंटर ओनली वैलिड मोबाइल नंबर और फिल दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रैवल उत्तराखंड फ्रॉम उत्तराखंड विद इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड से बाहर से या फिर उत्तराखंड के अंदर में ट्रैवल करने के लिए फॉर्म भरते हैं। और अब देख लेते हैं इसको भरना कैसे। नंबर 1 यहाँ पर पॉइंट दिया गया, यात्रा का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रैवलिंग। तो नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है रिक्वेस्ट टाइप, यानी कि यात्रा का जो प्रकार है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर दिया गया उत्तराखंड से आने के लिए, कमिंग टू उत्तराखंड, उत्तराखंड टू अदर स्टेट, उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए, अंतर जनपदीय यात्रा के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है, मैक्सिमम लोगों का ये होगा अंतर जनपदीय यात्रा की। और जो छात्र कहीं बाहर चले गए हैं
और वो आना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चूज़ करेंगे उत्तराखंड आने के लिए। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की बात करें तो वो लोग जो अंतर जनपदीय यात्रा करना चाहते हैं ज़िले से ज़िले में, तो ये चूज़ करेंगे अंतर जनपदीय यात्रा। नंबर 2, मोड ऑफ ट्रैवल। तो ट्रैवल में आप अगर आप 2 व्हीलर है आपके पास तो वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर टैक्सी, कैब, ट्रैक्टर तो चूज़ करेंगे नहीं। बाय ट्रेन अगर लोकल में चल रही है, जैसे नैनीताल, हल्द्वानी टू देहरादून, हल्द्वानी टू और जगह जो भी हैं जहाँ ट्रेनें चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें। नंबर 3 यहाँ पर आप अगर आप व्हीकल है आपके पास कार वगैरह तो आप खुद से इसको अरेंज करवा सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। और इसके अलावा टैक्सी कैब जो ज़्यादातर छात्र यूज़ करेंगे तो टैक्सी कैब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। नंबर 3, यात्री की श्रेणी यानी कि रजिस्ट्रेशन कैटेगरी आपका है यहाँ पर अगला ऑप्शन। तो आप किस लिए यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी / नेशनल डिफेंस एकेडमी / नेवल एकेडमी / जेई नीट और अदर एग्जामिनेशन, तो ये आप चूज़ कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको चूज़ करना है वो कौन सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर इनमें से आप चूज़ करेंगे अदर एग्ज़ामिनेशन यानी कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम है। जर्नी डेट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिस एडमिट कार्ड जो डेट आपको दी गई होगी एडमिट कार्ड पर, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले जो भी आपका डिस्टेंस है एग्ज़ाम सेंटर से, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना डेट, ट्रैवलिंग डेट यहाँ पर फिक्स करेंगे। और स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ कब से कब तक आप यहाँ पर जाना ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आपको बतानी है। नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, डू यू हैव अ RT-PCR ट्रूनेंट CBNAT टेस्ट रिपोर्ट, जो अभी बात की गई थी। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है तो सिंपली आप नो कर दीजिए। अगर है, आपने कभी चेक करवाया है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पर है, आर यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आप नो कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको बताना है प्रेजेंट एड्रेस इन उत्तराखंड, आप कहाँ पर रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए देहरादून में ही रहते हैं, या मान लीजिए हरिद्वार में रहते हैं, तो मान लेते हैं हम देहरादून में रहते हैं। देहरादून तहसील आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जो भी है आपका विलेज कौन सा है आपका, चलिए पहला वाला ही चूज़ कर लेते हैं, अधोई वाला। एड्रेस आपको देना पड़ेगा जो भी है आपका, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं देहरादून, अधोई वाला, कुछ इस तरह से जो भी आपका एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी इस फॉर्म को जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको देना है। आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर नंबर 8। तो मान लीजिए देहरादून से हम ट्रैवल करना चाहते हैं अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा यहाँ पर डाल देंगे आप, अल्मोड़ा अर्बन। इसके बाद अर्बन लोकल बॉडी क्या है वहाँ पर, अल्मोड़ा ही चूज़ कर लेते हैं। वार्ड नेम की बात करें तो उसके बाद जिस एड्रेस पर आप जाना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर जो भी है, जो एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे, अल्मोड़ा में जो भी एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाना चाहते हैं। इसके बाद जो आवेदन कर रहा है यानी कि जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। नेम ऑफ ट्रैवलर, मान लीजिए आप सिंगल पर्सन यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सिंगल यहाँ पर नाम देंगे, लेकिन अगर आप 2 व्यक्ति या आप अपने पेरेंट के साथ जा रहे हैं तो उनका अलग से यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम देंगे। उसके बाद अपने पिता का नाम, एज क्या है आपकी, जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी आपने फॉर्म में भरा हुआ वो दे सकते हैं, या कोई भी जनरल ईमेल एड्रेस, हालांकि फॉर्म में जो भरा है वो ये आप दीजिए यहाँ पर। मोबाइल नंबर आपको देना है, कंट्री कोड यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। गवर्नमेंट आईडी, फॉर एग्जांपल वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट,
या पैन कार्ड, जनरली वोटर आईडी या आधार कार्ड चूज़ किया जाता है। नंबर 18, गवर्नमेंट आईडी नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको देना है, या फिर वोटर आईडी का जो भी नंबर है आपको वो देना है। स्टेटस इन आरोग्य सेतु ऐप, तो ये नोट कर लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप आपका डाउनलोड होना चाहिए ऐप, और उसमें आपका क्या स्टेटस है। जनरली आपका ग्रीन स्टेटस ही होगा, तो आप ग्रीन कलर चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको बता देगा जो भी आपका स्टेटस होगा, आपके पास जो भी लोकेलिटी है। आप इसके बाद किस वाहन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका नंबर, व्हीकल नंबर। फॉर एग्जांपल बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं 2 व्यक्ति या सिंगल पर्सन, तो उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल कार, टैक्सी, कैब से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल बाइक 2, फॉर एग्जांपल कार 6 या 4, फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्सी कैब लेते हैं जनरली तो यहाँ पर 6 या 4 जो भी कैपेसिटी है कैब की या टैक्सी की। नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स, यानी कि आप कितने व्यक्तियों की यहाँ पर ट्रैवलर कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पर आपके साथ 2 व्यक्ति भी जा सकते हैं, एक भी जा सकता है, यहाँ पर दिया गया है। पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पर्पज़। और फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्लीज़ मेंशन फैमिली मेम्बर डिटेल्स बिलो, यानी कि आप फादर का नेम दे सकते हैं, यहाँ पर नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो देख लीजिए यहाँ पर, अपलोड डॉक्यूमेंट्री एड्रेस प्रूफ, जो भी एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड जनरली, वोटर आईडी कार्ड ये भी दे सकते हैं आप, आधार कार्ड जनरली यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप सबको सारी चीज़ों को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप, डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप, यस। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो नो कर देंगे आप। तो ये पूरी डिटेल है यहाँ पर, आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा। और ये फॉर्म आपको अभी नहीं भरना है, आपको मैंने बताया कि किस जगह पर क्या भरना है। तो ये फॉर्म आपको एग्जामिनेशन से पहले भरना है, 1 हफ्ता पहले। और आप अपना डेट ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप किस डेट पर ट्रैवल करने वाले हैं, कब तक रुकने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मुझे ये सबमिट नहीं करना है, मुझे ट्रैवल नहीं करना है अभी। तो जब भी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दी जाएगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप इसको